हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पर्यावरण अध्ययन और साइंस के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप जूनियर भर्ती की और सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डेली हम क्या है 100-150 के आसपास क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हमारी ये चौथी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर आप देखिएगा, वहाँ पे आपको क्या है बाकी वीडियो भी मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वर्ष 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा? तो वर्ष 2020 का व्यास सम्मान क्या है? प्रोफेसर शरद पगारे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, उनके उपन्यास का नाम क्या है जिसके लिए दिया जा रहा है? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए इनको 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो 2020 का व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे को। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 का मिला था नासिरा शर्मा को। ठीक है, नासिरा शर्मा को क्या है उनकी उपन्यास कागज़ की नाव के लिए 2019 का मिला था। ठीक है ना, तो 2020 का तो प्रोफेसर शरद पगारे और 2019 का नासिरा शर्मा कागज़ की नाव। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अच्युतन नंबूदुरी, ये मलयालम के लेखक हैं। और 2018 का किसको दिया गया था? अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष ये अंग्रेजी के लेखक हैं। ठीक है, और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप मलयालम के लेखक हैं, उन्हें 1965 में सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, तो सबसे पहला 2019 का और 2018 ये मैं तीनों के तीनों क्वेश्चन में कवर किए। ठीक है, आप साथ कर नोट ज़रूर बनाते चलें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, आपको डेली मैं 100-150 क्वेश्चन के आसपास प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आप जूनियर एडेड की या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। माझी भीत किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो माझी भीत राजेंद्र दर्दा द्वारा लिखी गई है। माझी भीत किताब क्या है? राजेंद्र दर्दा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है बाय बाय कोरोना। बाय बाय कोरोना किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में पूछा भी गया है। तो बाय बाय कोरोना डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। तो बाय बाय कोरोना डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। आगे देख लेते हैं। आईसीसी मेंस का क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का सम्मान किसे दिया गया है? तो अगर टेस्ट क्रिकेटर की बात करें तो ये हैं स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को क्या है आईसीसी मेंस का टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगर ओडीआई की बात करें तो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का सम्मान किसे दिया गया है? विराट कोहली को। विराट कोहली को आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो टेस्ट मैच की बात करें डिकेड का स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, और अगर ओडीआई की बात करें तो विराट कोहली भारत के। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यूएस ओपन टेनिस 2020 जो कि 140वां संस्करण था, इसमें का खिताब किसने जीता है? तो मेल कैटेगरी में बात करें तो डोमिनिक थीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव जो कि जर्मनी के हैं उनको हराया। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो नाओमी ओसाका। ठीक है, नाओमी ओसाका जो कि जापान की है। ठीक है ना, तो मेल और फीमेल दोनों की बात करें, डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया और जापान की हैं फीमेल नाओमी ओसाका। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का कौन सा एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली।
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली। ठीक है, देखो अगर करंट अफेयर्स में क्या है वो क्वेश्चन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जो पहली बार कहीं काम हो रहा है, ये पहली बार हुआ, ये पहला राज्य कौन सा है, ये पहली जगह कौन सी है। तो इस तरह से क्या है क्वेश्चंस काफ़ी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट इस तरह के बनते हैं। ठीक है, तो जो एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला कौन सा बना है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली। आगे देखते हैं, ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बना है, आरबीआई, रिजर्व बैंक है इंडिया की, वो क्या है ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला पहला बैंक बना है, केंद्रीय बैंक। आगे देख लेते हैं, किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन बना है, तो खुरपताल, नैनीताल, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला मॉस गार्डन बना है। ठीक है, उत्तराखंड में ही, देखो मैं आपको बता दूं उत्तराखंड में दो क्या है चीज़ें और हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहला है लिचन पार्क, हिंदी में लाइगन कहते हैं, लिचन पार्क। लिचन पार्क भी क्या है उत्तराखंड में बना है। और एक चीज़ और है पॉलिनेटर पार्क, पॉलिनेटर पार्क, ये भी क्या है उत्तराखंड में बना है, उत्तराखंड में विकसित किया गया है। ठीक है, तो लिचन पार्क, मॉस गार्डन और पॉलिनेटर पार्क, ये तीनों के तीनों क्या हैं उत्तराखंड में विकसित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली प्लास्टिक के कचड़े से बनाई जाने वाली सड़क का कार्य शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। कोयले से बिजली का उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है, यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, कोयले से बिजली का उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बना है। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं, देश का पहला लाइकन पार्क किस राज्य में बना है, उत्तराखंड के कुमाऊं के मुनस्यारी क्षेत्र में। पहला मॉस गार्डन भी उत्तराखंड में, आपको अभी बताया। देश का पहला शहद प्रयोगशाला किस शहर में खोला गया है, तो गुजरात के आनंद जिले में। गुजरात के आनंद जिले में क्या है पहला शहद प्रयोगशाला विकसित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनेगा, उत्तराखंड में। ठीक है, पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनेगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है, असम राज्य की। ठीक है, हिमा दास क्या हैं, ये हिमा दास जिनको ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है वो भी आसाम की हैं, और हिमा दास को उन असम का क्या है नया डीआईजी भी नियुक्त किया गया है, डीआईजी का सम्मान उन्हें दिया गया है, डीएसपी का। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसकी आधारशिला आसाम में रखी गई है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में किसका चयन किया है, तो दो हैं ये, सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। ठीक है, तो कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, इनको क्या है नौसेना ने युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में इनका चयन किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, T20 मैच में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं, T20 में विराट कोहली। विराट कोहली क्या है T20 मैच में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, एशिया के सबसे पहले बल्लेबाज बने हैं शोएब मलिक। पाकिस्तान के शोएब मलिक क्या है 10,000 रन T20 क्रिकेट में बनाने वाले पहले एशिया के बल्लेबाज बने हैं। आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्ल्ड मैराथन चैलेंज 2020 पूरी करने वाली पहले भारतीय कौन बन गए हैं, आदित्य राज। आदित्य राज क्या है वर्ल्ड मैराथन चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय बने हैं, आदित्य राज। ठीक है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली चलती फिरती खानपान सेवा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च की है, तो आसनसोल पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारतीय रेलवे ने
यहाँ पर क्या इस स्टेशन पर खान पान सेवा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की सुविधा लॉन्च की है। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमान प्राधिकरण का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है? पुडुचेरी हवाई अड्डा, पुडुचेरी हवाई अड्डा। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला ई कचरा क्लिनिक क्या है? भोपाल, भोपाल में स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हेलमेट बैंक आरंभ हुआ है? नीमच जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश का नीमच जिला है, वहाँ पर देश का पहला हेलमेट बैंक आरंभ हुआ है। किस राज्य ने ई ग्रंथालय की शुरुआत की है? उत्तराखंड, उत्तराखंड ने क्या है? ई ग्रंथालय की शुरुआत की है। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड किताब किसने लिखी है? तो शेफ विकास खन्ना, शेफ विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक किताब लिखी है। आगे देख लेते हैं। क्रिकेट द्रोणा किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो जतिन परांजपे, जतिन परांजपे और क्रिकेटर पत्रकार आनंद वासु, इन दोनों ने मिलकर क्या है? क्रिकेट द्रोणा किताब लिखी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्रिकेट द्रोणा किताब किसने लिखी है? जतिन परांजपे और क्या है? क्रिकेटर पत्रकार आनंद वासु। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये किताब किसने लिखी है? तो श्री अय्यर ने, श्री अय्यर ने हु पेंटेड माई लस्ट रेड किताब लिखी है। ठीक है, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भावना कांत, भावना कांत। ठीक है, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है ये। ठीक है, इससे आगे है अब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। श्रीलंका और भारत के बीच जो जल संधि को क्या कहते हैं? तो पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। श्रीलंका के बाद सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश क्या है? इंडोनेशिया है। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट किन दोनों के बीच में है? तो पाक स्ट्रेट क्या है? इंडिया और क्या है? श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, और यहीं पे बीच में क्या है? मन्नार की खाड़ी भी स्थित है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि पाक स्ट्रेट कहाँ पर है, पाक जल संधि कहाँ पर है? तो श्रीलंका और भारत। आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और अन्य एक देश नेपाल भी लगता है। ठीक है, तो 8 राज्य, 8 तो स्टेट हैं। ठीक है, और 8 स्टेट हैं और क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और एक क्या है? नेपाल को भी बॉर्डरी टच करती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, जो इकलौता जिला है देश का जो कि 4 राज्यों को टच करता है, 4 राज्यों को टच करता है सोनभद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का रेगिस्तान क्षेत्र का क्या नाम है? थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है। प्राचीन काल में इस जगह पे यहाँ पे इस जगह पर टेथिस सागर था। प्राचीन काल में इस जगह पर टेथिस सागर था। भारत के द्वीप समूह का नाम क्या क्या है? तो पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार तो क्या है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि लक्षद्वीप क्या है? अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें, क्या है? अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? और ये कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, ये किस आइलैंड पे स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान है, उस पे स्थित है पोर्ट ब्लेयर कैपिटल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा, और जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है? सिक्किम। ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है।
ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा क्या है? लद्दाख है। ठीक है, सबसे बड़ा लद्दाख है और सबसे छोटा क्या है? लक्षद्वीप है। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवरत्ती। KAVRATTI ये क्या है? लक्षद्वीप की कैपिटल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और लक्षद्वीप में सबसे कम पॉपुलेशन है। सबसे कम आबादी लक्षद्वीप में, सबसे ज़्यादा आबादी यूनियन टेरिटरी के हिसाब से दिल्ली में। ठीक है, और साइज के हिसाब से सबसे बड़ा कौन था? लद्दाख था। ठीक है, नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, और अंडमान में भी क्या है? ये छोटे अंडमान यानी कि लघु अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या है? दो आइलैंड के बीच का चैनल है। जो दो आइलैंड हैं उनके नाम अगर पूछे तो छोटा अंडमान यानी कि लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप। ठीक है, लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैडल पीक। इसकी ऊंचाई 2418 फीट है। ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है, नॉर्थ अंडमान द्वीप पर स्थित है सैडल पीक। ठीक है, तो क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। ठीक है ना, और ये क्या है? उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस और नाम से जाना जाता है? एमराल्ड द्वीप समूह। एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। ठीक है, तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। ठीक है, और लक्षद्वीप का कौन सा है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड, ANDROIT। ठीक है, एंड्रॉइड। ये क्या है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उस पर स्थित है। ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। व्हीलर द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? उड़ीसा। इसका नया नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। तो देखो मैंने आपके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर भारत की अगर आप बात करें तो भारत का जो भूगोल है उसमें पहले तो भौगोलिक स्थिति, ठीक है, वहाँ पे जितने भी आइलैंड्स हैं, जितने भी पड़ोसी कंट्रीज़ के साथ बाउंड्रीज हैं, जितने भी बांध हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, और पोर्ट्स, बंदरगाह हैं, तो एक एक करके क्या है सारे टॉपिक्स को कवर करके सारे क्वेश्चनों को एक एक वीडियो में 20-20 क्वेश्चंस को लेके कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, आप डेली के डेली को वीडियोस को क्या है वॉच करें और आपको क्या है डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन करने में। श्रीहरिकोटा द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और व्हीलर द्वीप उड़ीसा। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। पंबन द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? तो पंबन द्वीप तमिलनाडु। ठीक है, रामेश्वरम इसी द्वीप पर स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी में है। मन्नार की खाड़ी में भी राम सेतु स्थित है। धनुषकोटी पंबन द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ से श्रीलंका मात्र 18 मील की दूरी पर है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें कि पंबन द्वीप पे ही रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप पे भी रामेश्वरम स्थित है। ठीक है, असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है? 7। ठीक है, 7। और यूपी 9, जिसमें 8 तो राज्य हैं और एक क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 9 है। ठीक है, इसमें क्या है?
8 तो क्या है राज्य हैं और एक क्या है यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। ठीक है ना। मैं आपको पहले बताया क्या क्या है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। ठीक है, ये तो क्या है 8 राज्य हो गए और एक यूनियन टेरिटरी कौन सी है, दिल्ली है। आगे देख लेते हैं, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो कि न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं और ना ही तट रेखा से। तो देखो बीच में ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनकी ना तो किसी इंटरनेशनल मतलब कंट्री से इंटरनेशनल बाउंड्री है और ना ये तट रेखा पर स्थित हैं। तो 5 राज्य हैं, मात्र 5 राज्य ऐसे हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी ना तो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री है इनकी और ना ये तट रेखा पर हैं। ठीक है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। नेक्स्ट है, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। तो काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर आता है। ठीक है, यह पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये। ठीक है, सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। ठीक है, तो एक भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम, और जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में आता है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र में आता है जो चीन को जोड़ता है वहाँ से। खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यह दर्रा लेह से सियाचिन को जोड़ता है। तो खारदुंगला दर्रा किसको किससे जोड़ता है, लेह से सियाचिन को जोड़ता है और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जोजिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है और यह श्रीनगर से लेह जाने के लिए प्रयोग होता है। जोजिल्ला दर्रा से श्रीनगर से लेह जाने के लिए प्रयोग में आता है जोजिल्ला दर्रा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यह दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है। ठीक है ना, जोजिल्ला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो बनिहाल दर्रे से होकर जाते हैं। NH1A हाईवे इसी दर्रे से होकर गुजरता है। यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है। तो जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर है, बनिहाल दर्रे से। ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप क्या है नोट करते चलें। तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाना हो तो बनिहाल दर्रे से होकर जाते हैं और NH1A हाईवे भी इसी दर्रे से होकर गुजरता है। बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है, तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से POK को जोड़ता है। श्रीनगर से POK को जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, तो मैं क्या है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले सारे क्या है इसमें कवर किए हैं अभी। ठीक है ना, दर्रे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दर्रे तो और भी हैं लेकिन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको वीडियो में मैंने कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है, तो बारालाचा दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है और मंडी से लेह जाने के लिए इसका प्रयोग होता है। लेह मनाली हाईवे इसी दर्रे से होकर गुजरता है। लेह मनाली हाईवे इसी दर्रे से होकर गुजरता है बारालाचा दर्रा से। शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। शिमला से तिब्बत जाने के लिए इसका प्रयोग होता है। यह सतलुज नदी क्या है इसी दर्रे के पास से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है कि किस दर्रे के करीब से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी क्या है शिपकिला दर्रा के पास से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। तो देखो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं दर्रे वाले, कि किसको किससे जोड़ता है और कहाँ स्थित है और किस पर्वत श्रेणी पर ये आता है। ठीक है, ये 3 तरह के क्वेश्चन ये बन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है और कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अब क्या है हिस्ट्री से क्वेश्चंस देखेंगे हम कि सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो सर थॉमस रो ब्रिटेन के सम्राट का दूत था और ये जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति लेने आया था। ठीक है, तो थॉमस रो कह लो ये क्या है ब्रिटेन से आया था और जहांगीर के शासनकाल में आया था।
इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, और ये मोरक्को देश से था। इब्न बतूता किस देश से था? मोरक्को। ठीक है। कैप्टन हॉपकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के में। जहांगीर के में कैप्टन हॉकिंस क्या है? भारत आया था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान क्या है? एक चीनी यात्री था और ये क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, फाहियान क्या है? एक चीनी यात्री था और जो क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वह 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा। नेक्स्ट है हैंतसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। नेक्स्ट है निकोलस कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर में आया था? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय के शासनकाल में। तो निकोलस कॉन्टी कहाँ, मतलब किसके शासनकाल में आया था? राजा देवराय के में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निकोलस मैनुकी किसके शासनकाल में भारत आया था? यह वेनिस से आया था और यह औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। तो निकोलो मैनुकी ये क्या है? औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था वेनिस से। नेक्स्ट है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। अल बरूनी ने 1030 ईसा में क्या है? किताब उल हिंद भारत के दिन नामक किताब की रचना की थी। ठीक है, 1030 में क्या है? किताब उल हिंद की इसने रचना की थी अल बरूनी ने। और ये किसके साथ आया था भारत? महमूद गजनबी के साथ। आगे देख लेते हैं। अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो अमृतसर के संस्थापक चतुर्थ क्या है? गुरु रामदास जी ने। ठीक है, तो चौथे सिख गुरु थे रामदास। उन्होंने क्या है? अमृतसर की स्थापना की थी। स्वर्ण मंदिर की नींव इन्होंने ही रखी थी। स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है, उनकी नींव किसने रखी थी? फोर्थ सिख गुरु रामदास। गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की थी? तो गुरु अंगद ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? 5वें गुरु अर्जुन ने। इनको क्या है? जहांगीर ने क्या है? मरवा दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मरवा दिया था? गुरु तेग बहादुर। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? तो गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की नींव रखी थी। गुरु हरगोविंद। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो 13 अप्रैल 1699 में बैसाखी के पर्व के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गोविंद सिंह ने। अकाल तख्त गुरु हरगोविंद। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी और किसके काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन क्या है? राजगृह। ठीक है, राजगृह में किया गया था। ठीक है, और अध्यक्ष तो महाकश्यप थे और शासनकाल था अजातशत्रु का। ठीक है, अध्यक्ष और शासनकाल और क्या है? किस जगह पे हुआ? ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बौद्ध संगति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर सेकंड बौद्ध संगति की बात करें तो सेकंड बौद्ध संगति क्या है? वैशाली में हुई थी। वैशाली में। ठीक है, और समय था 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? साब कमीर। ठीक है, शासनकाल किसका था? कालाशोक का। शिशुनाग वंश के शासनकाल में। ठीक है, कालाशोक। तो सेकंड क्या है? सेकंड बौद्ध संगति वैशाली में हुई। अध्यक्ष साब कमीर थे। ठीक है, इनको सर्व कमानी नाम से भी क्या है? पूछा जा सकता है। और शासनकाल किसका था? कालाशोक का। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति क्या है? कब हुई थी?
251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान है। और क्या है, शासनकाल किसका है, अशोक मौर्य वंश के काल में, मौर्य वंश के काल में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी और किसके काल में हुई थी? तो स्थान है कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, समय था प्रथम शताब्दी, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, और शासनकाल कनिष्क कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। ठीक है, 4 बौद्ध संगति है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है ना, आपको इनके बारे में क्या है, इनका स्थान, इनका समय, अध्यक्ष और किसका शासनकाल में हुआ था, ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रशिया से। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, तो किस संशोधन के द्वारा ये संवर्धित सूची में शामिल हो गई? ये 42nd तो 42वां संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ें इसमें शामिल हुई थी। ठीक है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री एम ए अयंगर क्या है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। और पहले अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला। और पहली फीमेल अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन क्या है, अध्यक्ष से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची होती है उसमें कितने विषय होते हैं? 97। ठीक है, 97। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, 7वें शेड्यूल के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है, यूनियन की लिस्ट है, यूनियन की लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, 97 सब्जेक्ट्स होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसकी चर्चा की गई है? मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है अनुच्छेद 75 में। ठीक है, विधान परिषद की कुल जनसंख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3। 1/3। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत तो आर्टिकल 54 है, अनुच्छेद 54। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उन्हें नोटिस देना होता है? 14 डेज पहले। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु उन्हें 14 डेज पहले क्या है, नोटिस देना होता है। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए हुए हैं? दूसरी अनुसूची। ठीक है, दूसरी अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन के बारे में जिक्र है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो 1892 इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये दोबारा कब बने? 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का समापन कर दिया गया है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अनुसार क्या है, भारत में अस्पृश्यता का समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है, जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका क्या है, कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष का। और रिटायर कब होता है? 65 वर्ष की आयु में। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को क्या है भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये किस आर्टिकल में इसका जिक्र है? तो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 दो तरीके क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। और ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। और किस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त अधिवेशन होता है जो राष्ट्रपति बुलाता है? तो वो होता है 108। जॉइंट सेशन जो होता है लोकसभा और राज्यसभा का, वो अनुच्छेद 108 के अनुसार जिक्र है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां एवं उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? 26वां संविधान संशोधन 1971। 26वां संविधान संशोधन 1971। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 1976 के 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहले क्या है? मूल अधिकार था, अब ये मूल अधिकार नहीं, सिर्फ लीगल राइट रह गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही क्या है? चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, है ना। तो पैसे से पहले कौन से थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। ठीक है। राष्ट्रपति या उनके द्वारा क्या है? अधिकृत व्यक्ति लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाते हैं। नेक्स्ट है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है? बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह। ठीक है ना। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। इसके अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और क्या है, इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। BN राव। ये क्वेश्चन क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो संविधान सभा है उसके क्या है? सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। तो BN राव। पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा। सेकंड कब हुई? 11 दिसंबर 1946। ठीक है। थर्ड, तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जिसमें नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। हम देखो, आपको खुद ही देख रहे होंगे कि क्या है, हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और डेली आपको 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस के आसपास में कवर करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका क्या है, सुपरफास्ट रिवीजन हो सके। ज़्यादा चीज़ आपको नहीं, इसमें काफ़ी कुछ क्या है पता होगा, जो चीज़ आपको नहीं मिलती है उसको आप नोट ज़रूर करते चलें, आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके प्रिपरेशन में। लाइकन किस प्रकार का पौधा है? तो ये क्या है? सहजीवी पौधा है और ये पर्यावरण प्रदूषण का जैव सूचक है। ठीक है, लाइकन क्या है? सहजीवी पौधा है और ये क्या है? फंगाई का और एल्गी का मिक्सचर है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान के प्राकृतिक आवास में वास करने वाले पौधों को ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है, यानी शुष्क भूमि के पौधे कहा जाता है। ज़ीरोफाइट्स, XERO फाइट्स, PHYTES। ठीक है, ये कहा जाता है। प्रकृति के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग किस कारण होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण, नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। सर्वाधिक मीथेन गैस का उत्सर्जन कहाँ से होता है? आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स, वेटलैंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वाधिक मीथेन गैस का उत्सर्जन कहाँ से होता है? ये मैंने बता दिया। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? मीथेन। बायोगैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन। मेघ गर्जन किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में। ठीक है,
किस इसी मंडल में क्या है सारे पर्यावरण घटनाएं होती हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है, सबसे नीचे लेयर है क्षोभ मंडल। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेघा पाटकर, मेघा पाटकर। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता को, यानी कि ह्यूमिडिटी को। ठीक है ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ईवीएस से रिलेटेड हैं। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो एलिथ्रीन, एलिथ्रीन। ठीक है, मलेरिया की दवाई क्या है, किससे बनती है? चिंचोना से। ठीक है ना, नेक्स्ट है वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? वन सर्वेक्षण विभाग। वन सर्वेक्षण विभाग क्या है, वनों की ताज़ा रिपोर्ट को जारी करता है। आगे देख लेते हैं। पेरोक्साई एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पेन क्या है? ये गौण प्रदूषक है, यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। इको मार्ग किससे संबंधित है? तो पर्यावरण अनुकूल उत्पाद जो होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पाद हैं उनको क्या है, इको मार्ग प्रदान किया जाता है। एग मार्ग किससे संबंधी है? तो भारत में कृषि और खाद्य उत्पादों पदार्थों पर यह लगाया जाता है। हॉलमार्क किससे संबंधित है? सोने की गुणवत्ता से, सोने की गुणवत्ता से। ठीक है, ब्यूरो मानक, ब्यूरो मानक किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु, पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी से रिलेटेड बन सकते हैं, सारा का सारा क्या है इस वीडियो में मैं कवर करा दूंगा साइंस से आवर्त सारणी का। अगर आपने पहली दोनों वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें आप। उनमें भी मैंने क्या है, एक में तो पूरा रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड ह्यूमन बॉडी में ब्लड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर किया था, और दूसरी वीडियो है उसमें हमने क्या है जितने भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको कवर किया है। ठीक है ना, एक ही वीडियो में पूरा साइंस का एक एक टॉपिक कंप्लीट क्वेश्चंस एक एक टॉपिक के लो रहा हूँ ताकि साइंस की आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है साइंस का, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडलीव को, मेंडलीव को क्या है पीरियोडिक टेबल का जनक कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया था? डॉबर्नियर ने, डॉबर्नियर ने। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है? हीलियम, हीलियम सबसे लाइट अक्रिय गैस होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? 118। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट्स होते हैं। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी के लंबवत स्तंभ यानी कि इस तरह से जो होते हैं लंबवत स्तंभ, इनको क्या है, ग्रुप कहा जाता है। और क्षैतिज स्तंभ यानी कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरह से क्या होता है, ये पीरियड होते हैं। ठीक है, आवर्त होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से क्या है पीरियड है, और खड़े खड़े जो हैं ये क्या है, ग्रुप हैं। ठीक है, वर्टिकल क्या है, ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल क्या है, पीरियड। ठीक है ना, और जो ग्रुप है वो गिनती में 18 होते हैं और पीरियड कितने होते हैं, गिनती में 7 होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस यानी कि जो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, ये कौन से समूह में आते हैं? 18। 18th ग्रुप में क्या है, नोबल गैस रखी गई है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातु पाए जाते हैं? 91, 91 तो मेटल हैं। ठीक है, 17 धातु हैं यानी कि नॉन मेटल हैं, और 7 मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? उपधातु, जिसमें क्या है धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों की विशेषता होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है? तो आवर्त 6। इसमें क्या है 32 तत्व होते हैं, इसमें क्या है 32 तत्व होते हैं। ठीक है, प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व पाए जाते हैं, ये सबसे छोटा आवर्त होता है। सबसे छोटा कौन सा है? पहला। और सबसे बड़ा कौन सा है? छठा आवर्त। ठीक है, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, दूसरे में और तीसरे में 8 तत्व हैं, इन्हें लघु आवर्त कहा जाता है। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 हैं, चौथे पांचवें में 18 और छठे में कितने हैं? 32 हैं। ठीक है, और बचे कुचे क्या है, वो क्या है आखिरी वाले में रखे गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? सबसे पहला है हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 17 समूह में किसे रखा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और जो मेंडलीव था उसने तो क्या है, इनका जो मास है, मास नंबर,
मास नंबर के आधार पर किया गया था, द्रव्यमान क्रमांक और परमाणु क्रमांक पर किसने किया गया था? ये आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा है? सबसे हल्का धातु है लिथियम। लिथियम धातु सबसे हल्का धातु है आवर्त सारणी के हिसाब से। हैलोजन ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 7। और संयोजकता कितनी होती है? वैलेंस इनकी 1 होती है। वैलेंस की कितनी होती है? 1 होती है। तो देखो जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं इस वीडियो में शामिल किए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे क्रियाशील फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे क्रियाशील धातु। ठीक है, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। ठीक है, अक्रिय गैस में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 0 होती है। 0 होती है, इसी कारण ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनको क्या है? अक्रिय गैस कहा जाता है। और ये 18वें ग्रुप में पाई जाती हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ी गई है? ऑर्गेनिसन। ओजी। ऑर्गेनिसन क्या है? आवर्त सारणी में सबसे नई अक्रिय गैस जोड़ी गई है। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु का क्या नाम है? ठीक है, तो ऑस्मियम। ऑस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है। सबसे हल्का कौन सा है? लिथियम। सबसे भारी कौन सा है? ऑस्मियम। ठीक है, OS से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु भार 190 है और परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना है? 76। ठीक है, आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी गैस हैं? 11 गैस हैं टोटल। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? 7। कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसिन। ठीक है, 7 क्या है? नोबल गैस है। 7 अक्रिय गैस होती है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, आगे देखते हैं। किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो किस धातु को कहा जाता है? प्लेटिनम को। प्लेटिनम को क्या है? सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ब्लैक लेड किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को ब्लैक लेड कहा जाता है। किस अक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो विद्युत बल्ब में जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें क्या है? आर्गन गैस भरी जाती है। थोरियम के अयस्क को, थोरियम है, थोरियम का जो ओर है अयस्क, उसका नाम क्या है? मोनोजाइट। मोनोजाइट क्या है? थोरियम जो ये रेडियो एक्टिव मेटल है उसका ओर है मोनोजाइट। ठीक है, और यूरेनियम का क्या है? पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड किसका है? यूरेनियम का। और मोनोजाइट किसका है? थोरियम का। किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा तत्व है? फ्लोरीन। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो अगर क्या है पृथ्वी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है, और धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तो ऑक्सीजन है और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे अधिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है? हीलियम का है। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। मरकरी। मरकरी क्या है? रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड में पाया जाता है। अगर नॉन मेटल की बात करें तो ब्रोमाइन। ब्रोमाइन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। कौन सा अधातु यानी नॉन मेटल विद्युत का एकमात्र सुचालक है, गुड कंडक्टर है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है? रेडॉन। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है? रेडॉन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है इसे। ठीक है ना, तो उसने क्या है 8-8 के क्रम में अरेंज किए थे और सब देखा था कि हर 8वें तत्व का क्या है विशेषता पहले वाले तत्व के हिसाब से है। तो ये नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने। आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोजले ने। ठीक है,
मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया था। जो मेंडलीव द्वारा आवर्त सारणी बनाई गई थी उसमें कितने वर्ग थे और कितने आवर्त थे? तो 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। जो मेंडलीव ने सबसे पहली पीरियोडिक टेबल की देखो, पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है। और सबसे पहले क्या है, वर्गीकरण किसने किया था? डॉबरनियर ने किया था। अभी जो आधुनिक बनाई है वो किसने बनाई है? मोज़ले ने। ठीक है, ये आपको क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो 9 वर्ग और 7 आवर्त थे, क्या है, जो मेंडलीव के हिसाब से उसने क्या है कुछ कुछ जगह खाली छोड़ दी थी जिसमें क्या है नए तत्व भरे जा सकें। ठीक है, मेंडलीव द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई थी उसमें तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया था? एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान क्रमांक। ठीक है, तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? अधातु, नॉन मेटल कौन सा है? ब्रोमीन। ठीक है, तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु तो क्या है? मरकरी है। और नॉन मेटल की बात करें, अधातु की बात करें तो ब्रोमीन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। धातु तो क्या है? मरकरी यानी कि पारा। और अगर अधातु पूछे, अधातु यानी कि नॉन मेटल पूछे तो वो ब्रोमीन है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि क्या है, इसमें मैंने साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारे से सारे रिलेटेड मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। लगभग 150 के आसपास क्वेश्चंस हैं ये। मैं डेली क्या है 100-150 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हो तो उसको ज़रूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी तैयारी में। ठीक है, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में जो भी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।